नमस्कार प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बच्चों, क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, फिर चाहे आप ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी के पास में एक मेन एंड मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश जरूर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश का आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 24 फेब 2023 को, इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में। ठीक है ना, जो कि आपका 24 फेब को होने वाला है। और ऐसे ही आपके एग्जाम होने से पहले 5 से 7 सैंपल पेपर और भी मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन। अच्छा, पेपर स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज देखिए कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम रहेगा वो उस तरीके का रहेगा कि आपको 4 सेट दिए होंगे, कोई सा भी एक सेट आपके हाथ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज रहेगी, कुछ भी हो सकती है, और कोड नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पेपर पे आपको आपका जो सीबीएसई का रोल नंबर है वो लिखना मैंडेटरी होता है, क्योंकि इससे आप जो है अपना पेपर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और सेट भी इसीलिए ही होता है कि एक्सचेंज ना कर सके। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम में तेजी तो खेलते हैं ना, तो इसी को तेजी को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आप देख लेना कि जितने हैं दे रखे हैं उतने हैं या नहीं। ओके, एंड उसके बाद में नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका 13 होने वाला है इंग्लिश के पेपर। और एक चीज इंपॉर्टेंट, आपका जो बोर्ड के एग्जाम है 2023 के लिए, वो 10:30 से 1:30 की टाइमिंग है, 3 घंटे की। ठीक है, तो एग्जामिनर जो इंचार्ज रहेगा आपका, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि सीबीएसई ने उसे दी है कि जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन पेपर का, वो 10:15 तक कर दे, क्योंकि 15 मिनट आपको 10:15 से 10:30 तक क्वेश्चन पेपर रीडिंग के दिए गए हैं। ठीक है, ये नोट में भी बता दिया गया और पेपर के अंदर भी बताया गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। अब पेपर जो आपका 3 घंटे का आएगा। ठीक है, इंग्लिश कोड का आपका पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कोड है हमारा 301। ओके, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे 80। अब देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक है हमारा सेक्शन नंबर ए यानी कि रीडिंग, फिर है सेक्शन नंबर बी यानी कि राइटिंग, फिर सेक्शन नंबर सी है यानी कि लिटरेचर। ठीक है बच्चों, तो ए वाला जो पार्ट है ये हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसकी जो है वो आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। जो मेन चीज है हमारे लिए वो राइटिंग है। ठीक है, और फिर हमारा लिटरेचर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, ये जो आपका राइटिंग वाला सेक्शन है इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, और राइटिंग के मेनली जो आपके नोटिस, इन्विटेशन लेटर्स, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं लिखने के, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट समझाते हुए चलूंगा, एक एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे राइटिंग सेक्शन का आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा अगर आप इसको अच्छे से समझते। ठीक है, पार्ट 2 जो रहेगा बच्चों, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि जो लिटरेचर वाला आपका पार्ट रहेगा इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी वीडियो आपको कल शाम को देखने को मिल जाएगी, यानी कि 4 फेब को आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की, जिसमें हम सेक्शन बी को समझने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका ये जो पेपर है, ठीक है ना, ये जो पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है सेक्शन नंबर बी पे। ओके, हमारा सेक्शन नंबर बी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये रहा सेक्शन नंबर बी, है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ टोटल आपके जो है वो 4 क्वेश्चन। ठीक है, और चारों ही क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस भी मिलेगी, और चारों ही क्वेश्चन आपके जो वो 5-5 मार्क्स के होने वाले। ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो फ्री के नंबर हैं आपके, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आइए शुरुआत करेंगे हम अपने आज के इस क्वेश्चन के पेपर से, और जो हमारा एक क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न है बच्चों नोटिस के संबंध में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यू आर खुशबू एंड खुशवंत इंचार्ज ऑफ साइंस क्लब ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु। ठीक है, आप खुशबू हैं या फिर खुशवंत हैं, लड़के हैं तो खुशबू, लड़के हैं तो खुशवंत है। ठीक है, आप इंचार्ज हैं साइंस ऑफ क्लब ऑफ साइंस के, जो कि किसका है, एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु का। ठीक है, ओके, your school has organized a science exhibition in connection with the death anniversary of कुमार शिवम। यानी कि आपका स्कूल जो है वो एक कार्यक्रम आयोजित करने वाला है, जिसे हम साइंस एग्जीबिशन कहते हैं, किस संबंध में, जो बेसिकली कुमार शिवम है इनकी डेथ एनिवर्सरी के संबंध। ठीक है, राइट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इट। यानी कि साइंस एग्जीबिशन में जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं उनके लिए आपको एक नोटिस लिखना है कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे होगा, या फिर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं।
अब देखिए नोटिस लिखने का एक बेसिक सा आपका यहाँ पे फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है भाई? सबसे पहला फॉर्मेट ये होता है कि आपको जो भी आपकी संस्था है, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, सोसाइटी का नाम है, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना होता है दूसरे नंबर पे नोटिस, और तीसरे नंबर पे आपको अपना टॉपिक लिखना होता है, और देन आपका डेट, और फोर्थ नंबर पे उसके बाद में आप अपना नोटिस स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमारी संस्था का क्या नाम है? एक स्कूल है, और स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है एबीसी पब्लिक स्कूल तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा नोटिस एंड साइंस एग्जीबिशन। अब देखिए मैंने क्या किया है कि हर एक क्वेश्चन में एक ही सेम डेट उठाई है, वो कौन सी? 24 फरवरी 2023। क्यों भाई? क्योंकि कई बच्चे होते हैं, कई बार भूल ना जाए अपने एग्जाम की डेट को, वैसे तो कोई भूलेगा नहीं, लेकिन कोई हजारों में एक आधा हो जाए, तो इसके लिए मैं डेट हर एक क्वेश्चन में यही बताऊंगा 24 फरवरी 2023, जिससे कि आपको याद रहेगा, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है ना। हाँ, अब एक बेसिक सा यहाँ पे फॉर्मेट क्या है इसका, आइए समझिए। तो देखिए एक लाइन जो आप सभी को याद रखनी है, वो क्या? कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आ, ठीक है ना। इतनी ये जो लाइन है, जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ये आप एक तरीके से ऐसे समझ लो, छाप लो इसे अपने दिमाग में कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो आप लिख देंगे। हमारा टॉपिक क्या है? अ साइंस एग्जीबिशन, ठीक है ना। कहाँ पे? अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है कि टॉपिक जो है इस संबंध में बाकी की बात। तो साइंस एग्जीबिशन इन कनेक्शन विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ कुमार शिवम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है डेट, ठीक, टाइम, वेन्यू, अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसका नाम, ठीक है। तो हम डेट, टाइम एंड वेन्यू बताएंगे। तो डेट एंड टाइम वेन्यू के लिए हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है स्कूल, ठीक है ना। कहाँ पे होगा? हमारे स्कूल में होगा। किस डेट को होगा? 28 फरवरी 2023 को। कब से कब तक? 10 AM से लेके टाइमिंग जो एंडिंग की होती है वो भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। 10 AM इन दी स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है भाई। तो कुमार शिवम, शिवम है ना, हाँ, कुमार शिवम के संबंध में एक डेथ एनिवर्सरी, उनकी उनकी जो डेथ एनिवर्सरी उनके संबंध में एक साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। कब? 28 फरवरी को 2023 को, जो कि 10 बजे स्कूल ऑडिटोरियम में शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर चीफ गेस्ट बताएंगे तो लिखेंगे कि ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, अगर नाम लिखना चाहो तो नाम लिख देंगे, ठीक है। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो चीफ गेस्ट रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may give their names to the undersigned of participation latest by 21st February 2023, यानी कि जो बच्चे इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम जो हैं और जो भी डिटेल्स नेसेसरी होती है उसके साथ में 21 फेब तक हमें दे दें। हमें किसको दे दें? हमें दें, खुशबू या खुशवंत को, जो इंचार्ज है साइंस क्लब के, उन्हें देना है, ठीक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में आप सभी को इस तरीके से। तो ये एक नोटिस का बेसिक सा फॉर्मेट है। क्या समझ में आएगा नोटिस की बेसिक सी फॉर्मेट में? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जो है वो आपको संस्था का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको आपका जो टॉपिक है वो लिखना है, और फोर्थ पे आपको डेट। उसके बाद में जो आपको एक लाइन याद रखनी है ये, फिर इसमें जब आप अपना टॉपिक लिख देंगे, फिर आपको डेट, टाइम, वेन्यू, चीफ गेस्ट है तो वो, और फिर सेम सी वही लाइन कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू अंडरस्टैंड पार्टिसिपेट लेटेस्ट बाय दिस वन, ओके। ये लाइन तो बिल्कुल सेम सी, से भी आप याद कर लो, बट डेट, वेन्यू, टाइम आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो चाहे ये भी कॉपी कर लो, ये भी आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है ना। तो वही चीज है, मतलब दिमाग खोल के रखोगे ना, अच्छे से आप मार्क्स ले आओगे, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है इसका कि यू आर राम एंड सीता, यू आर राम एंड सीता B10 जीवन पार्क, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? B10 जीवन पार्क, जीवन बिहार में रहते हैं, ठीक है। यू हैव लॉस्ट योर लेदर ऑफिस बैग containing your presentation file and another important documents related to your company while traveling by a bus from Kashmiri Gate to Noida, ठीक है। आपका एक लेदर का बैग खो गया है, ठीक है, जिसमें आपकी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से आपकी प्रेजेंटेशन थी, जब आप कश्मीरी गेट से नोएडा जा रहे थे बस के दौरान, ठीक है। तो राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन दी लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक नोटिस देना है, ठीक है ना, अपनी तरफ से लिख के। तो कैसे लिखेंगे आइए उसे समझते, ठीक है। तो लोस्ट एंड फाउंड क्या है? नोटिस है हमारा, ये लिख देंगे लोस्ट एंड फाउंड। आंसर ऐसे लिखेंगे, लोस्ट एंड फाउंड क्या है, यानी कि लोस्ट हुआ हमारा तो लिखेंगे कि लोस्ट, अगर फाउंड का होता तो पहला वर्ड होता फाउंड का, ठीक है।
तो क्या खोया है? लोस्ट अ ऑफिस बैग, ठीक है। तो क्या खोया है, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया, हमारा क्या खोया है, ऑफिस बैग खोया है, ठीक है। अब ऑफिस बैग की डिटेल्स हम बताएंगे। ये 20 x 30 सेंटीमीटर का था, containing माई प्रेजेंटेशन फाइल एंड अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू माई कंपनी, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया सेम वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या खोया है, ठीक है। अब कहां से कहां तक खोया, कैसे खोया था, वो डेट टाइम वेन्यू बताना है। कि लोस्ट इन बस, कहां पे खोया था, बस में खोया था, बिटवीन कश्मीरी गेट टू नोएडा। किस बस में, जब मैं कश्मीरी गेट से नोएडा जा रहा था ऑन 20 फरवरी 2023 बिटवीन 10 to 10:30 AM। जब मैं बस में चढ़ा कश्मीरी गेट से नोएडा जाने के लिए, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे 28 फरवरी को। तो उसी दिन एकदम से मेरा बैग जो था वो खो गया, ठीक है ना। इफ फाउंड, अगर किसी को मिलता है, काइंडली कॉन्टेक्ट मिस्टर राम, B10 प्रगति विहार और कॉल एट दिस वन, ठीक है। फाइंडर विल बी ड्यूली रिवॉर्डेड, यानी कि जो जिसे मिलेगा उसे कुछ ना कुछ इनाम तो दिया जाएगा, क्योंकि उसमें मेरी प्रेजेंटेशन फाइल है, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज, ठीक है भाई। तो लोस्ट में हमने क्या क्या यहाँ पे चीजें याद में रखी। देखो मैन जो है वो ये आपको क्या बताना है कि सबसे पहले क्या खोया है आपका, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या बताया, हमने पहले बता दिया कि क्या खोया हमारा। अब ये बताना है कि उसके अंदर क्या क्या था, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या था। अब यहां से लेके लोस्ट से लेके ये जो बात है ये हमें ये बतानी है, कब, कैसे और कहां खोया, ठीक है ना। क्या बताना है, कब, ठीक, कब, कैसे और कहां खोया था। उसके बाद में जो मिलेगा उसे इनाम की बात, इनाम देंगे। और उसके बाद में फिर आ जाता है भाई कि हाँ कॉन्टैक्ट, बस। तो इन सवालों के जवाब आपको इसमें देने हैं, बस आपका जो लोस्ट एंड फाउंड क्या है वो मिल जाएगा। और सेम यही चीज आपको फाउंड वाले में भी करनी है। फाउंड वाले में क्या करेंगे कि क्या मिला, ठीक है ना। यहाँ पे होगा कि क्या मिला, उसके अंदर क्या क्या है, मुझे इस टाइम पे मिला, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करे लेने वाला, ठीक है, बस ये हो जाएगा। तो लोस्ट एंड फाउंड एकदम सिंपल सिंपल सा है, समझ गए ना अच्छे तरीके से। तो देखो टाइम बेशक से आपका कंज्यूम हो रहा है, बट आई एम 110% श्योर कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट, एक नोटिस एंड लोस्ट एंड फाउंड का नोटिस। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हियर। देखिए क्वेश्चन हमारा फोर्थ कहता है यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एबीएस सेकेंडरी स्कूल मणिपुर, ठीक है, आप प्रिंसिपल हैं एबीएस सेकेंडरी स्कूल मणिपुर, ठीक है। द स्कूल हैज कंप्लीटेड 50 years ऑफ मरीशियस सर्विस ऑन दी, सॉरी, सर्विस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि स्कूल ने अपनी सामाजिक सेवा करते हुए तकरीबन 50 साल पूरे कर लिए, ठीक है। द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आर टू बी हेल्ड ऑन संडे 24 फरवरी 2023। मैंने बोला था एक ही डेट में यूज करूंगा, ठीक है ना। तो आपका जो स्कूल है वो मतलब आप जो प्रिंसिपल हैं तो आप अपनी तरफ से एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। कब, संडे को अपने स्कूल में, जिसकी डेट है 24 फरवरी, ठीक है। मिस्टर शुभम शर्मा, शुभम शर्मा कौन है, जो फाउंडर है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं द फाउंडर प्रिंसिपल विल प्रेसाइड, यानी कि इसको जो प्रोग्राम रहेगा इसको पूरी तरीके से इनोग्रेशन कौन करेगा, वो करेंगे जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर हैं इसके, शुभम शर्मा, वो करेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट ए सुटेबल इनविटेशन टू बी सेंट टू इम्पोर्टेंट डायनिटीज ऑफ द सिटी एंड द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सिटी के कुछ जो इम्पोर्टेंट्स व्यक्ति होते हैं एज ए स्कूल कॉन्टैक्ट एंड स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, इसको आपको एक इनविटेशन भेजना है, ठीक है। तो वो एक इनविटेशन यानी कि हमें सेंड करना है। तो आइए इनविटेशन कैसे सेंड करेंगे, टॉपिक क्या है, टॉपिक है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इनविटेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर इनविटेशन, और अगर एक्सेप्टेंस में आएगा कि आप एक्सेप्टेंस में आपको मिल चुका है इनविटेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है एक्सेप्टेंस का, तो एक्सेप्टेंस आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इनविटेशन, इनविटेशन किसकी तरफ से दिया जाएगा, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ एबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मणिपुर इनवाइट यू, ठीक है ना। अब आप समझ गए ना कि शुरुआत में हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि कौन है जो लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि लिखने वाला कौन है, ये थोड़ा सा ना लिखना यहाँ से सही हो नहीं पाता, यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे है कि लिखने वाला कौन है, तो लिखने वाला कौन है, प्रिंसिपल, ठीक है। किसके लिए, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, जो भी एबीएस इन सेकेंडरी स्कूल के मणिपुर के हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं इनवाइट यू, ठीक है ना, हम आपको इनवाइट करते हैं
गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर स्कूल ऑन संडे, ठीक है ना। किस लिए इनवाइट करते हैं, हमारे ही स्कूल में एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा है 24 फरवरी 2023 को, जिस दिन संडे है। कब हो रहा है, एट 10 AM। कहाँ पे हो रहा है, इन दी स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे भी हमने वही चीजें बता दी, डेट, एक टाइम एंड वेन्यू, DTV, डेट टाइम एंड वेन्यू, ठीक है। डेट क्या है, 24 फरवरी है, टाइम क्या है 10 AM है, और वेन्यू क्या है, यानी कि कहाँ पे होगा, तो स्कूल ऑडिटोरियम। उसके बाद में बाकी की बातें आ जाती हैं। बाकी की बातें ये आ जाती हैं कि मिस्टर शुभम शर्मा, जो कि फाउंडर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं इस स्कूल के, हैज काइंडली कंसेंटेड टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे प्राइजेस, हाँ, मेमेंट्स, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समारोह की अध्यक्षता करने के लिए, पुरस्कारों को और कुछ स्मृति चिन्ह वगैरह के लिए यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल है वो बेसिकली क्या करेंगे, गिविंग करेंगे, ठीक है ना, देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में RBS पे ये लिखना जरूरी होता है। उसके बाद प्रिंसिपल फोन, एक नोट लिख देंगे आप, नोट कि नो एंट्री फी, क्योंकि अगर इनविटेशन होता तो कई बार एंट्री फी भी होती है, तो हमने बता दिया कि भाई एंट्री फी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम ओवरलीफ, इस तरीके से आप लिख देंगे, तो यहाँ पे जो है उस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी बच्चों, ये जो एक्सेप्टेंस में यहाँ पे ये लिखा है ना, ये वाला कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये यहाँ पे ऊपर आएगा, ओके। चलिए ठीक हो गया ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम ओवरलीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, ओके, ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप एक इन्विटेशन लिख देंगे। आपको इन्विटेशन में क्या क्या बातें याद रखनी है, आपको याद रखना है कि लिखने वाला कौन है, पहले लिखने वाला कौन है, उसके बाद में किस टॉपिक क्या है हमारा, तो टॉपिक ये हमारा हो गया, देन डेट, एक सेकेंड, डेट क्या है, टाइम क्या है और वेन्यू क्या है, ये हो जाएगा DTV। एंड उसके बाद में कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। तो ये हो गया आपका इन्विटेशन के लिए। अब दूसरा देखेंगे एक्सेप्टेंस में, ठीक है ना। तो दूसरे का यहाँ पे ऑप्शन है हमारा कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट ABC पब्लिक स्कूल कश्मीर, ठीक है। आप प्रिंसिपल हैं सेंट ABC पब्लिक स्कूल कश्मीर के। यू हैड रिक्वेस्टेड टू कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक कश्मीर टू प्रेसाइड एन एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ सेफ्टी वीक एट योर स्कूल, यानी कि आपने रिक्वेस्ट की है जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक कश्मीर से, कश्मीर के बेसिकली, कि भाई हम ना एक सेफ्टी वीक अपने स्कूल की तरफ से इनॉग्रेशन करने वाले हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो आप हमें अपनी तरफ से कुछ मदद करें, ठीक है। तो ड्राफ्ट ए रिप्लाई फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ पुलिस showing his willingness to provide man and material for observance of safety week, यानी कि आप जो है वो एक कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो आपको ये लेटर जब बेसिकली इनविटेशन जब मिला है इस प्रिंसिपल की तरफ से, तो आपको रिप्लाई करना है कि हाँ हम आपको हेल्प करेंगे आपके सेफ्टी वीक में, मैन के साथ में भी, यानी कि अपनी पुलिस आर्मी के द्वारा भी, यानी कि पुलिस के लोगों के द्वारा भी, और कुछ जो मटेरियल आपको चाहिए उसके द्वारा भी। तो दोनों बातें हमें जो है वो यहाँ पे लिखनी है। आइए लिखें। तो इनविटेशन है यानी कि किसका है, एक्सेप्टेंस का है, तो लिख दिया भाई एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस में ना दो चीजें, एक पहले तो एक मेन चीज समझ लो, दूसरी बाद में समझाता। सबसे पहले कि आपने लेटर तो लिखा ही होगा, ठीक है ना, आपने लेटर तो लिखा ही होगा, तो एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि लेटर का जो फॉर्मेट है वही यहाँ पे होता है। क्या फॉर्मेट होता है, सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस, फिर आती है डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, बस इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा बात कहनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, तो भेजा किसने है, भेजा है, देखिए यहाँ पे किसने भेजा है, ये रहे प्रिंसिपल ने भेजा है सेंट ABC पब्लिक स्कूल कश्मीर, ठीक है ना। तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे कि सॉरी, हाँ हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी कि हम कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है। तो हमने क्या किया है, 10th कटकडुमा रोड कश्मीर 24 फरवरी 2023, ठीक है। तो ये सेंडर हो गया, कमिश्नर जो है वो उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद में डेट हमने लिख दी। अब किसे भेज रहे हैं, तो दी प्रिंसिपल सेंट ABC पब्लिक स्कूल कश्मीर में जो है उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इतने में सेंडर एड्रेस, ठीक है, फिर यहाँ पे डेट, एंड फिर यहाँ पे आ गई है आपका रिसीवर एड्रेस। तो आपको चीजें समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ये आप लिखेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे जो हमारी बाकी की बातें वो यहाँ पे आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी,
सर, या आप सर भी लिख सकते हो या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हो। अगर इनवाइट कर रहे हो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना, अपने सगे संबंधी को, तो आप यहाँ पे डियर कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हो। लेकिन ऑफिशियल है, एक पुलिस कमिश्नर और एक तरफ है प्रिंसिपल, तो ऑफिशियल है इसलिए हम सर लिखें, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे। सर, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू प्रेसाइड ओवर द सेफ्टी वीक टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी 2020। हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाली सेफ्टी वीक में हमें प्रेसाइड करने के लिए बोला है और इनवाइट किया है, ठीक है। जो कि कब होगा? 10:30 पीएम। नहीं यार, पीएम तो गलत हो जाएगा, रात में कौन यूज करेगा यार, एएम ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो एएम कर देंगे हम यहाँ पे, एएम, ठीक है। जो कि कब होगा? 10:30 बजे सुबह के टाइम पे 28 फरवरी 2023 को, ठीक है। वी एश्योर यू हेल्प and cooperation with people and material to make observance of safety week in your school get a great success। यानी कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी सहायता आपको करेंगे इस सेफ्टी वीक को और अच्छा बनाने के लिए। फिर चाहे इसके लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए हो या फिर चाहिए फिर आपको कोई पुलिस की सेवा चाहिए हो, कुछ पुलिस कर्मी चाहिए हो, तो सारी की सारी हेल्प हम आपको अपनी तरफ से देंगे। जिसमें कुछ पोस्टर्स, कुछ प्ले कार्ड्स या फिर कुछ लिटरेचर विल बी प्रोवाइड फॉर होल्डिंग द एग्जीबिशन। यानी कि ये एग्जीबिशन वगैरह भी होगा इस दौरान, तो हम अपनी तरफ से कुछ पोस्टर्स को भेज देंगे, कुछ पुलिसकर्मियों को भेज देंगे, ठीक है। आपको और जो सेवा चाहिए हम वो भी भेज देंगे, बस आप अपना सेफ्टी भी करिए, ठीक है। योर्स फेथफुली डीसीपी रुद्रा त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर, दैट्स ऑल। तो देखा, एक्सेप्टेंस काफी आसान है, इनविटेशन थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन दोनों अगर आप अच्छे समझोगे ना तो बहुत इजी है, ठीक है भाई। समझ में आ गया ना आप सभी को? तो 3 तरीके की वैरायटी हमने कर ली, एक नॉर्मली नोटिस, एक लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, 4 हो गई बेसिकली, एक इनविटेशन हो गया और एक एक्सेप्टेंस का हो गया। तो ये हमने जो है मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर, ठीक है भाई। 22 मिनट हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से कर लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये जो प्रश्न है ना बच्चों, एकदम सिंपल और इजी से, आइए मैं आपको समझाऊंगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यू आर करिश्मा एंड कृष्णा, ठीक है। आप लड़की हैं तो आपका नाम करिश्मा है, लड़के हैं तो आपका नाम कृष्णा है, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑफ भारत पब्लिक स्कूल या फिर भारत पब्लिक स्कूल क्लास 12, ठीक है। आप भारत पब्लिक स्कूल क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड to cope up with a lot of stress in today's competitive environment। यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आज इस वर्तमान में ये जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा वाला जो माहौल है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। और अभी के टाइम पे एग्जाम है ना, तो आप एक्चुअल में स्ट्रेस इस बात से, मैं आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कराऊंगा, यहाँ पे पेपर भी समझाऊंगा, आपको माइंड रिलैक्स भी करवाऊंगा कि आप जो है एग्जाम की टेंशन ज्यादा ना लें। अभी मैं आपको समझाऊंगा। Write a letter to the editor highlighting increasing stress faced by student and suggesting ways and mean to combat it। यानी कि कैसे इसको कम किया जा सकता है इस स्ट्रेस को, वो सजेशन भी आपको यहाँ पे देने। और किसको लेटर लिखना है? लेटर लिखना है आपको एक एडिटर को, ठीक है। आइए लेटर लिखते हैं। तो हमारे सामने एड्रेस दिया गया है, भारत पब्लिक या फिर भारत पब्लिक स्कूल, करोल बाग, दिल्ली दिस पर, ठीक है। हमें केवल स्कूल का नाम दिया गया था। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आप एड्रेस में लिख देंगे एग्जाम हॉल, ठीक है। एग्जाम हॉल के बाद में सीधा डेट लिख देंगे, ठीक है ना, तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ओके। क्योंकि आप कहां से लिख रहे हैं? एग्जाम हॉल से तो लिख रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया बच्चों? सबसे पहले हमने लिखा है अपना सेंटर एड्रेस, ओके। सबसे पहले हमने लिखा है सेंटर एड्रेस, यानी कि हम जो भेज रहे हैं, ठीक। दूसरे पे हमने लिख दी है अपनी प्यारी सी डेट, जो है आपके एग्जाम की 24 फरवरी 2023, ठीक। अब जिसे हम भेज रहे हैं यानी कि जो रिसीवर बनेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है रिसीवर एड्रेस, जो कि क्या है? द एडिटर, द न्यू ऑफ एबीसी टाइम्स वगैरह, या फिर हिंदुस्तान, जो भी आप लिख सकते हैं न्यूज पेपर का नाम, तो वो लिख देंगे। और फिर है न्यू दिल्ली 11110022, ठीक है ना। तो ये आ गया। इसमें हमने क्या देख लिया? हमने ये देखा, हमने जो है वो 2 चीजें, एक तो पहले हमने देखा जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस? सेंटर का, ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारा सेंटर एड्रेस, ठीक। उसके बाद में ये हमारी है डेट, डेट के बाद में ये है हमारा रिसीवर एड्रेस, ठीक।
अब रिसीवर एड्रेस के बाद में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, इन टुडेज इन्वायरमेंट, टुडेज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब इसी संबंध में आप अपने लिखना शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे सर, अब यहाँ पे पता है ये एक जो मैंने साइन लगाया है ना, ये साइन बहुत मायने रखता है जब आप किसी ऑफिसर को लिखते हैं, ठीक है ना, किसी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये आपकी विनम्रता को, आपका उस व्यक्ति के प्रति आदर को दर्शाता है, ठीक है, संबोधन वाचक, ठीक है ना भाई, आपने पढ़ा होगा तो ये वो आता है। देखिए, सर के लिखने के बाद में कहेंगे, ये लाइन आप सेम टू सेम एज इट इज आप यहाँ से याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा, बस इसमें आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे through the columns of your esteemed newspaper, I would like to express my views on the problem of, ठीक है, ये जो मैंने लाइन कही कि through the columns of your esteemed newspaper, I would like to express my views on the problem of, यानी कि मैं आपके सम्मानीय समाचार पत्र के एक छोटे से कॉलम के माध्यम से अपने व्यूज देना चाहता हूं। अब आता है हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमोंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जिस तरीके से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। अब आपका जो अभी एग्जाम चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम का जो माहौल चल रहा है, उसको देखना कितना अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे अभी निकालता हूँ, ध्यान, स्ट्रेस जो है उससे भी अच्छे से निकालता हूँ। देखिए, होता क्या है कि लिखेंगे आंसर हम इस तरीके, एक सेकंड में पहले अपना इमेज चेक करूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। देखो, टुडेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन। देखो, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज के टाइम पे अगर आप पानी भी पीते हो, उसको बिजनेस को लेकर कंपटीशन है। आप बड़े से बड़ा हवाई जहाज ट्रेन बनाते हो, उसको लेकर भी कंपटीशन है। एक पैसे को लेकर कंपटीशन, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ के बिजनेस तक में भी कंपटीशन है, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक कंपटीशन में जूझ रहा है। एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि एक बच्चे को पहले और बाद में हमेशा से ही कुछ अलग अलग पैरामीटर से नापा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, अरे शर्मा जी का लौंडा तो देखिए इंजीनियर बन गया, अरे तुम्हारा लौंडा क्या कर रहा है, वो तो बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, इंजीनियर वो भी पढ़ रहा है, उसने भी आईटीआई कर लिया, क्लियर कर लिया, फिर क्या कर रहा है, वो घर में पड़ा होके। तो यही चीज है, हर एक व्यक्ति को उसके अलग अलग पैरामीटर से मापा जा रहा है, ठीक है ना। पेरेंट्स एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो हमारे अभिभावक है, माता पिता है, वो हमसे खुद से इतना चाहते हैं जितना कि उन्होंने खुद नहीं कर पाया है। हमारे माता पिता एक टाइम के मान लेते हैं कि कुछ पुराने टाइम के हैं, ठीक है, अभी से 15-20 साल पहले पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं चलती थी, ठीक है ना, तो वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, कोई 5 से 10, कोई 12 तक पढ़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हाई नहीं, ठीक है, ज्यादा हाई है फिर तो वो टीचर हो गए, ठीक है ना। तो 10वीं या 5वीं 8वीं तक इतना ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं माता पिता कि मैं जितना नहीं पढ़ पाया हूँ कि मेरा बच्चा तो इतना पढ़े, मेरा बच्चा सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में टॉप मारे, मेरा बच्चा 95% लेके आए, और खुद तो शायद कभी भी लाए भी ना हो, 20 से 25% भी, खुद तो शायद 9th भी फेल हो, लेकिन माता पिता हैं तो ये चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो ये देखते हैं कि अरे ये तो बगल का लौंडा तो यार इतना ला रहा है, मेरा भी लाएगा, फिर तो ऐसी बात है, ठीक है ना। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन दी ऑल दी फील्ड सच एज स्टडीज, स्पोर्ट्स, को सर्कुलर एक्टिविटीज, यानी कि हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक ये चाहते हैं कि ये बच्चा पहले तो पढ़ाई में अच्छा रहे, फिर खेल में भी अच्छा रहे, और बाकी की जो बात है उसमें भी अच्छा रहे। अरे भाई, पहले पढ़ने दो, पहले पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद बाकी की चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में अच्छा हो जाएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। अब सभी चीजों को एक साथ लेकर तो नहीं चल सकते, लेकिन अभिभावक इस बात को नहीं समझते हैं, तो वो कहते हैं भाई चलने चाहिए, सब एक साथ चलने चाहिए, मेरा बच्चा हर एक में टॉप होना चाहिए। यही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। एवरीवन wants their children to be a डॉक्टर एंड इंजीनियर। आज के टाइम पे ना ज्यादातर जितने भी माता पिता है वो बस एक ही चीज चाहते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर, डॉक्टर या फिर इंजीनियर, यही ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेसिफिक लाइन है जिसमें एक बार अगर बंदा कोई लग गया तो वो नीचे तो आ नहीं सकता, बल्कि उसकी वो लेवल उसका बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादातर ये चाहते हैं कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड, और होता ना कि मतलब लग गया एक बार तो फिर लग गया, वही चीज यहाँ पे भी है, या फिर आईएएस आईपीएस वगैरह बनना, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट, ये जो पूरे की पूरी बातें मैंने कही हैं, इसका प्रभाव बच्चों पे ये पड़ता है, द चिल्ड्रंस आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड एंड बर्डन। वो एक पता नहीं कौन से गुप्त अंधेरे में खो जाते हैं,
और बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर बर्डन आ जाता है इस बात को लेके, और फिर वो पढ़ना लिखना मतलब सारी चीजों में कमी आने लगती है उनकी, ठीक है ना। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंड्यूस्ड इज completing sorry completing their homework and studies, no time is left for games and sports। जो अभिभावक हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस पढ़ता रहे, ठीक है, अपना होमवर्क पूरा पूरा करता रहे और पढ़ाई करता रहे। गेम तो नहीं खेलने दूंगा इसको बिल्कुल भी, ना खेल में भी जाने दूंगा। अगर खेल रहा है तो खेलेगा ही, फिर पढ़ाई का भी मतलब नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो माता पिता है ना वो बस थोपते जाते हैं बच्चों पे, थोपते जाते, वही बात है, ठीक है। एक टाइम के लिए हम ये भी कह सकते हैं कुछ परसेंटेज कि वो ठीक भी है, लेकिन बच्चे का बचपन तो यार मत खाओ ना कम से कम, ये चीजें हैं, ठीक है। इट इज हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये एक बेसिकली बहुत क्रिटिकल टाइम है जो इस प्रॉब्लम के लिए हम कह सकते हैं कि हाई माना जाता है। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन गेम्स। अगर बच्चे को इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो अभिभावक की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई और होमवर्क के अलावा भी, स्कूल के अलावा भी कुछ गेम्स में पार्टिसिपेशन करने दे, गेम खेलने के लिए बाहर जाने दे। स्पोर्ट्स एंड योगा टू कॉम्बैट स्ट्रेस। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलने के लिए, स्ट्रेस वाली दुनिया से बाहर निकलने के लिए योगा कर सकते हैं आप, ठीक है। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट बी प्रेशराइज their children for performing exactly in studies, ठीक है ना, excellently in studies, यानी कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए कि वो टॉप ही मारे, टॉप ही मारे, टॉप ही मारे और पता चले वो फेल ही हो जाए स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे। मेडिटेशन करना एक बहुत बड़ा रास्ता है आपके एग्जाम, ठीक है। कभी भी आपको पढ़ते पढ़ते ये लगे कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, आप वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। या तो आप 2 मिनट बैठ के एकदम अपने दिमाग को शांत करो, उस टाइम सोचो मत, बस ऐसे करो। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है। आप इस तरीके से कर सकते हो कि सांस लो, ठीक है ना, जैसे अभी मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो आपको सांस लेनी है पहले तो ऐसे कम से कम 7 से 8 सेकंड तक आपको सांस लेनी है। उसके बाद में आपको अपनी सांस जो है वो रोकनी है 8 से 10 सेकंड के लिए अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर अंदर रोकनी है। इससे पता है क्या होगा कि आपके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े जो होते हैं आपके, उसमें मतलब हार्ट बीट आपकी थोड़ी सी, लंग्स जो होते हैं, हार्ट बीट लंग्स वगैरह वट एवर जो भी होता है, मतलब एक साइंस फैक्ट होता है बेसिकली, वो थोड़ा सा आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जब आप 7 से 8 सेकंड तक उसे रोक के रखेंगे और जब उसे आपको सांस छोड़नी होगी ना, आप मुंह से छोड़िएगा, जितना हो सके उतना छोड़िएगा। इससे जो है ना आपका हृदय का कंपन, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ठीक है ना। मेरे साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए शुरू करेंगे, अब रोकेंगे 7 से 8 सेकंड के लिए। अब मुंह से बाहर छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपने नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर छोड़ना, ठीक है ना। तो ये फिजिकली और साइंटिफिकली एक फैक्ट है जो कि आपको आपके एग्जाम के टाइम पे करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब मेडिटेशन कर लो 2 से 3 मिनट के लिए, पक्का समझ में आए, ठीक है ना। चलिए छोटा कर लेते हैं इसे, ये तो मैंने समझा दिया बच्चों को समझाने के लिए। बाकी उसके बाद में लिख देंगे थैंक यू योर्स ट्रूली करिश्मा एंड कृष्णा, दैट्स ऑल आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई हैं जो मेरे को लगता था आपको बतानी चाहिए। बस आप क्या करो, शेयर करो इन बातों को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अगर वो पेपर नहीं भी देखें, डज नॉट मैटर, पेपर देखेंगे तो अच्छी बात ही है। और अगर जो बात मैंने इस लेटर में आपको बताई है ना, अगर वो अपने माइंड में इसे रखेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जाम के स्ट्रेस से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा जॉब लेटर का है। कैसा जॉब लेटर, देखिए, you see a classified advertisement in the newspaper inviting application for the post of marketing representative in a required reputed company। यानी कि आपने एक जॉब देख, एक पहले तो एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें ये कहा गया था कि भाई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए ना एक पोस्ट खाली है। तो राइट ए लेटर विद बायोडाटा इन approximately 120 to 150 words to HR manager Ahmad Technologies, न्यू दिल्ली, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड। किस पोस्ट के लिए, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। आप नाम है या फिर नहीदा है, आपका एड्रेस है 125 ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, ओके। आइए लिखते हैं। तो हाँ देखिए, अब ये जो एक चीज मैं आपको बताऊं ना,
ये जो आपका बायोडाटा वाला मतलब कि जॉब लेटर जो है ना, इसमें आपको 2 से 3 या 4 ज्यादा 4 से 5 वर्ड चेंज करने हैं। उन वर्ड के अलावा आप जो लेटर में पूरा बताऊंगा, आप चाहे तो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले हमारी फिर से वही बात आ जाएगी, क्या हम सबसे पहले लिखेंगे सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस में हमारा क्या है, H125 हमें दिया नहीं गया है, हमें दिया नहीं गया है, सॉरी, हाँ सेंडर एड्रेस तो दिया गया भाई, हम ही तो हैं, हम कौन है ना, हम या नहीं दा है। हमारा एड्रेस क्या है, H125 ग्रीन पार्क, करोल बाग और न्यू दिल्ली है। आप चाहे तो जो संख्या होती है ना पिन कोड वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको लिखनी है अपनी डेट। डेट है 24 फरवरी 2023, वही आपके एग्जाम की डेट मैंने लिख दी। ठीक, और तीसरे में फिर क्या करना है, तीसरे में जिसे आप भेज रहे हो यानी कि जो रिसीवर बनेगा उसका क्या एड्रेस है, तो एड्रेस है दी HR मैनेजर अहमद टेक्नोलॉजीज दिल्ली 110009। ठीक है ना, तो 3 चीजें आपको समझ में आ गई। अब एप्लीकेशन के संबंध में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम सर, और सर लिखने के बाद में अब जो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं उसमें से आपको बस एक नहीं 2 वर्ड इसमें चेंज करना है। ठीक है ना, इस पूरी की पूरी बात में आपको बस अपने एग्जाम में 2 वर्ड चेंज करने हैं, वो क्या है मैं आपको बताऊं। ठीक है, सबसे पहले पहले आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में बताऊंगा वर्ड क्या चेंज करना। In response to your advertisement in the Hindustan Times, date is 23rd December 2022 for the post of marketing representative। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने देखा एक बेसिक सी लाइन कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में, जो कि कब का है, किसमें था, इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 23rd December 2022। ठीक है, अब जो आपको चेंज करना है इस पूरे पैसेज में, वो सबसे पहली बात है बच्चों अपना टॉपिक। टॉपिक है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। फिर चाहे आप ITI इंजीनियर की हो जाए, फिर चाहे आप कोई टीचर का हो, हिंदी इंग्लिश वट एवर टीचर हो, वो आपको यहाँ पे एक टॉपिक चेंज करना है सबसे पहले। बाकी पूरी लाइन आपकी सेम है। आई हेयर वाई, आफ्टर माई कैंडिडेट, नहीं एक सेकेंड, हाँ, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस सेम, यानी कि मैं अपने आप को इसके लिए प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आई पॉजेस रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो है मेरे पास में। ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी, अगर कंपनी है तो कंपनी, स्कूल है तो स्कूल, ठीक है, अदर कोई संस्था है तो अदर संस्था। ठीक है, तो कंपनी फुली यूटिलाइज में पोटेंशियल, अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाने के लिए। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन द एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। ये बहुत अच्छी लाइन है कि आपकी जब मर्जी हो तो आप मुझे अपनी तरफ से इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 मंथ नोटिस इफ अपॉइंटेड, यानी कि मेरा जो नोटिस मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर ये अपॉइंट हो जाता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है, तो मैं 1 महीने के बाद में यहाँ पे भी काम करता हूँ, उसके बाद में 1 महीने के बाद में मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर पर्सन, मैं आपके और अधिक जानकारी के लिए, खुशी के लिए अपना डिटेल रिज्यूम भेज रहा हूँ। तो आपने देखा कि आपको बस एक चीज चेंज करनी है, एक नहीं 2। एक तो टॉपिक, उसके बाद में कंपनी, होटल, स्कूल या पार्क, वट एवर जो भी है वो लिखेंगे। ओके, तो ये बाकी का आप ये पूरा का पूरा ऐसा ही याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। फिर लिखेंगे थैंक यू, नाम और जो भी है। इनक्लोजर में क्या है, डिटेल रिज्यूम। तो इनक्लोजर में डिटेल रिज्यूम और बायोडाटा भी है। तो डिटेल रिज्यूम क्या है, डिटेल रिज्यूम है हमारा ये वाला। क्या क्या लिखा है हमने इसमें, हमने लिखा है नाम, नाम क्या है, नाम और नहीं है। फादर्स नाम क्या है, मिस्टर सुभाष हमने लिख दिया है। एज कितनी है, 25 है। एड्रेस क्या है, एड्रेस है 125 ग्रीन पार्क करोलबाग न्यू दिल्ली। हॉबीज क्या है, हॉबीज है कोडिंग है, फाइंड एड्रेस इन वेबसाइट है। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है तो आपको ITI के संबंध में इसमें बातें लिखनी होंगी। ठीक है ना, जो आपने अब कर रखा है उसके संबंध में। ठीक है ना, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, ये बातें जाती हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी पता है भाई आपको, हमें हिंदी इंग्लिश आती है और कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज भी आती है हमें। ठीक है ना, ये क्या है, ये पूरी की पूरी आपका जो डिटेल रिज्यूम डाटा है ना, ये उसकी बातें हैं। ओके, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। वेल, समझ में आ गया। फिर आपको लिखना है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या फिर 5 लिखने हैं, 3 तो आपको मैंडेटरी है। एक तो क्लास 10th और क्लास 12th, आप सेम लिख सकते हैं। क्लास 10 CBSE 90% 2014, क्लास 12 CBSE 95% 2000। के बाद में अगर किसी मार्केटिंग या फिर इंजीनियरिंग की बात की तो आपको
ITI लिखना है, ठीक है, और BTech लिख देना है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ 40 मिनट्स हो चुके हैं और एक क्वेश्चन भी हमारा बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे बाद। उसके बाद में आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो भाई मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, मैंने कोडिंग कोर्स भी कर रखा है, मैंने स्पोर्ट डिप्लोमा भी कर रखा है। एक्सपीरियंस है, बिल्कुल है भाई। मैंने काम किया हुआ है, वर्क एज ए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ABC कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, ठीक है। सैलरी क्या होगी, अरे सर जी सैलरी का तो बस ऐसा है कि मिलेंगे तब तय कर लेंगे। रेफरेंस आपको 2 बंदों के बताने हैं जहाँ पे आप पहले काम करते थे। तो डॉक्टर जय अग्रवाल मैनेजर है NTS टेक्नोलॉजीज के, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हमें लिखना, हाँ ठीक है, NTS टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, और CM टेक्नोलॉजीज, जो कि मिस्टर सोनाली HR मैनेजर, ठीक है भाई। तो ये आपका एक डिटेल रिज्यूम हो गया। आप चाहे सारी की सारी बातें बस ऐसे ही पूरी की पूरी याद कर सकते हो। बस 2 से 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपका नाम एड्रेस जो है वो चेंज करना है, ठीक है। और इस तरीके से आपका जॉब लेटर भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो एक लेटर टू एडिटर ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये भी, अब बारी आती है हमारे अगले पार्ट की। तो अगला जो है, इसमें आपको लिखनी है एक रिपोर्ट या फिर एक आर्टिकल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक आर्टिकल बता देता हूँ, रिपोर्ट को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफी तकरीबन 1 घंटे का हो जाएगा अगर मैं आपको बेसिकली एक रिपोर्ट बता दूं। तो रिपोर्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेपर बनाऊंगा, पेपर नंबर आप। तो हमें क्या करना है, वैसे आप देख लो कि आपकी रिपोर्ट इस टॉपिक पे है। तो टॉपिक पे है बच्चों क्लीनलीनेस ड्राइव, इसके ऊपर में रिपोर्ट है। मैं आपको समझाने वाला हूं एक आर्टिकल। तो आर्टिकल के संबंध में आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि यू आर रमिका एंड रमेश, आप रमिका हैं या फिर रमेश हैं, रेजिडेंट्स ऑफ ABC सोसाइटी तमिलनाडु, ठीक है ना। आप कहाँ पे रहते हैं, ABC सोसाइटी तमिलनाडु में। You are see in the present day advertisement have become a big business, कि आपने देखा कि वर्तमान में एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा व्यापार का हब बना हुआ है। They are promoted by celebrities drawn from various fields like films, sports, companies, यानी कि एडवर्टाइजमेंट केवल टीवी के माध्यम से नहीं, बल्कि फिल्मों के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से कैंपेन चला के एडवर्टीजमेंट किया जाता है। लिविंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑल पीपल स्पेशली द यंग जनरेशन, यानी कि इसका इफेक्ट तो सभी पे पड़ रहा है, लेकिन मेजर मैन एंड नेगेटिव जो इसका इफेक्ट है वो यंग जनरेशन पे पड़ता है। राइट एन आर्टिकल 120-150 वर्ड्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द यंग जनरेशन। तो टॉपिक हमारा क्या मिल गया, हमें टॉपिक मिल गया इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द यंग जनरेशन, ये हमें टॉपिक मिल गया, ठीक है भाई। तो टॉपिक क्या मिल गया कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द यंगर जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में किस पे क्या कैसे कैसे है, तो बाय रमिका एंड रमेश लिखने वाला, ओके। बस अब शुरुआत होगी हमारी यहाँ से। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना आर्टिकल के संबंध में, जैसे निबंध टाइप में होता है ना, पहले इंट्रोडक्शन दे देना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हैज अ ट्रमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर जनरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन उद्योग का युवा पीढ़ी पर, हम मॉडर्न जनरेशन पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एज सिटीजन्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, advertisement have become a part of daily life of the youth, and they are used to being bombarded with numbers advertisement throughout their day, hence they have a wide influence on the youth। यानी कि इसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि आधुनिक वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत से जो नागरिक हैं वो विज्ञापन जो है ना, ये जो एडवर्टीजमेंट होता है विज्ञापन, ये उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा सा बन चुके हैं। वे दिन भर में, चाहे घर के अंदर हैं चाहे घर के बाहर हैं, चाहे वो खा रहे हो चाहे पी रहे हो चाहे देख रहे हो सुन रहे हो, हर जगह से उन्हें ये एक विज्ञापन नामक बीमारी कह सकते हो, एक बॉम्ब कह सकते हो, वो उन्हें दिखता ही रहता है, ठीक है ना, जिसका बहुत ही निगेटिव इफेक्ट इन पे पड़ता है, ठीक है। आगे ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हमने यहाँ पे अब लिखेंगे इसके जो पार्ट है अनदर, उसके बारे में। तो लिखेंगे कि इन द ओवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमराइज एंड एडवर्टाइजिंग, companies are consistently looking for a new ways to sell their products to the youth by making their advertisement and campaigns more memorable,
मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑफ देयर माइंड्स, यानी कि उपभोक्तावाद, यानी कि बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं और जो विज्ञापन है वो इस वर्तमान दौर में बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है ना। कंपनियां लगातार विज्ञापनों और विज्ञापन के लिए अभियान चलाते हैं, उनको और भी तेजी से और मजबूत बना रही है, ताकि वो जो छाप है विज्ञापन की वो बंदे के माइंड में, नागरिक के माइंड में बनी रहे और नए नए तरीके इसके लिए खुलते हैं, ठीक है ना। युवा पीढ़ी उनका एक मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही अपने पैसे फालतू में खर्च कर सकती है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या करती हैं, एक सेकेंड, हाँ, कंपनियां अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, अभी तो पहले वो बात आई नहीं। देखिए, द यंगर जनरेशन हैड बिकम देयर प्राइम टारगेट, ठीक है ना, मेन टारगेट यंगर जनरेशन होती है, ठीक है ना। दे हैव मोर स्पेंडिंग पावर देन even before they have increased revenues at their ठीक है ना। तो कंपनीज spend hug amount of money to engage popular film stars, cricketers, ठीक है, musicians etc promote their product। इसी वजह से कि नागरिक जो है, युवा पीढ़ी, वो ज्यादा पैसा खर्च करती है, इसीलिए ये कंपनियां जो हैं वो करोड़ों रुपए लगा देती हैं फिल्म स्टार्स को अपना जो प्रोडक्ट है उसके प्रमोशन के लिए, संगीतकारों को, क्रिकेटर्स को। आपने बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स हैं उनको देखा होगा, क्रिकेटर्स को देखा होगा और जो सिंगर्स हैं उनको देखा होगा कि वो अनदर डे बाय डे या फिर हफ्ते में, वीक में, महीने में किसी ना किसी नए प्रोडक्ट का यहाँ पे विज्ञापन करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई। दी आगे देखेंगे, एक से, हाँ, अब यहाँ पे हमने लिखा है ये पूरी कहानी इस तरीके। This helps ensure popularity and early brand loyalty। का मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये बनता है बच्चों कि ये जो लोकप्रियता है ये बेसिकली शुरुआती ब्रांड के लिए ज्यादा अच्छी होती है, कि जैसे शुरुआत में कोई ब्रांड स्टार्ट हुआ, कोई कंपनी स्टार्ट हुई, उसने किसी बड़े फिल्म स्टार को, किसी क्रिकेटर को बुला लिया और ये कहा कि भाई प्रमोट कर दो। तो जब एक्टर प्रमोट कर रहा है तो हम देखते हैं कि, या फिर कोई क्रिकेटर या फिर कोई सिंगर अगर प्रमोट कर रहा है तो हम देखते हैं कि भाई ये प्रमोट कर रहा है तो वाकई में चीज अच्छी तो होगी, तो लोग खरीदने लगते हैं। तो शुरुआती दौर में जो नए नए ब्रांड होते हैं वो यही करते हैं, ठीक है ना। क्लियरली एडवर्टाइजिंग रिप्रेजेंटेड big business and has a sufficient impact on young people who need to be educated about the effect of advertising आई मीडिया और लिटरेसी। सिंपल सा मतलब है, स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो विज्ञापन एक बड़े व्यवसाय के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में इसका युवा लोगों पर बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है, जिन्हें विज्ञापन के प्रभाव यानी मीडिया साक्षरता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता होती है, कि मीडिया में एडवर्टाइजमेंट जो चीज एक्चुअल में दिखाई जाती है वो होती ही नहीं है। आपने बहुत से एड्स देखे होंगे, टीवी एड्स, उसमें जो चीज आपको अच्छी लगती है ना वो वाकई में वो चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन यूथ, यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी युवाओं पर एक ऐसा खतरनाक प्रभाव छोड़ रही है, जिसकी वजह से जो वो देखते हैं उसी को खरीद लेते हैं या फिर उसका नेगेटिव प्रभाव उन पे जाता है और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो मिल जाए हमें, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी बात, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। देन हम कह सकते हैं वेल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। क्यों भाई? क्योंकि हमने अपना सेक्शन नंबर भी कंप्लीट कर लिया है। अब बचता है हमारा सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट, ठीक है भाई। तो लिटरेचर वाला पार्ट जितनी जल्दी आपको चाहिए, कोशिश करूंगा मैं कि मैं कल डाल दूं, नहीं तो परसों आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको जल्दी ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, आप सभी बच्चे क्या करें कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, मुझे एक चीज जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज इस पेपर में जो बातें मैंने आपको समझाई वो आपको क्या अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात पक्का बताना, क्योंकि ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई जो चीजें मैंने आपको समझाई है इतनी अच्छी तरीके से, क्या वो आपको समझ में आई है या नहीं, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स से इस बात को जरूर बताएं, ठीक है। बाकी रही बात लिटरेचर वाले पार्ट की, तो ये वीडियो आपको कल या फिर परसों तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लिटरेचर वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही अच्छे से समझना है ना तो टाइम तो लगेगा उस चीज, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही आ जाऊं ये हो गया बस पढ़ लिया, नहीं समझ पाओगे।
आज मैंने इतने तरीके अच्छे तरीके से समझाया 50 मिनट में तकरीबन 49-55 यानी कि 50 मिनट हो ही चुके हैं। वेल इतना तो मुझे पता है कि अब आप हर एक चीज को लेके भूलोगे तो नहीं किसी बात को जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है अपना, क्या भाई, कि इंग्लिश का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से हमने हमारा आज का जो मेन पार्ट था राइटिंग वाला सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा बनाऊंगा आपके लिए लिटरेचर वाला पार्ट नंबर 2, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।